मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब पार्टी की बागडोर भी संभाल ली है। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। महाधिवेशन के आखिरी दिन इस पर मुहर लगी। वहीं दिशोम गुरु शिबू सोरेन पार्टी के संस्थापक संरक्षक बनाए गए। देखिए रिपोर्ट। हेमंत के हाथ जेएमएम की कमान। जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष बने हेमंत सोरेन। पार्टी के संस्थापक संरक्षक बनाए गए गुरुजी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ अब जेएमएम की कमान है। करीब 38 साल बाद पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बदल गया है। पार्टी के महाधिवेशन में हेमंत सोरेन को नया केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। 1987 में दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने जेएमएम की कमान संभाली थी। करीब 38 साल तक गुरुजी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन अब पार्टी संविधान में संशोधन कर संस्थापक संरक्षक का पद बनाया गया और गुरुजी को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया गया। पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने पार्टी में बड़े बदलाव की कोशिश की। हेमंत सोरेन ने कहा कि अब महिला भी जेएमएम की जिला अध्यक्ष होंगी। कई सारी तूफाने झारखंड मुक्ति मोर्चा को हिलाने डुलाने उखाड़ फेंकने के लिए आई, लेकिन कई लोग उखड़ गए, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा दिन ब दिन बढ़ता गया और आगे ऐसे ही बढ़े, इस संकल्प के साथ हम लोग अपना। जेएमएम केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद हेमंत सोरेन का पहला संबोधन। अपने आंदोलनकारी साथियों के विचारों को लेकर आगे बढ़ना है। राज्य हमने लिया, अब राज्य को सजाना और संवारना है। पार्टी में अनुशासन सबसे जरूरी। जेएमएम में अब महिला भी जिला अध्यक्ष होंगी। झारखंड आंदोलनकारी के आश्रितों की सहायता करेगी पार्टी। आंदोलनकारी के परिजनों को 1 लाख की आर्थिक मदद देगी पार्टी। कि उस आंदोलनकारी का पूरा विवरण पार्टी ऑफिस में संदेश के रूप में भेजे। उनके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता उनके परिवारजनों को हम लोग पार्टी की तरफ से देने का काम करेंगे। 2015 में हेमंत सोरेन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चौथी बार झारखंड का सीएम बनने का रिकॉर्ड बनाया। यही नहीं, हेमंत सोरेन के नाम अब झारखंड का सबसे लंबा समय तक मुख्यमंत्री बनने का भी रिकॉर्ड बन गया है। दूसरी ओर सरकार की बागडोर संभाले हेमंत सोरेन के फैसले की गूंज न सिर्फ राज्य में बल्कि देश भर में सुनाई दी। मैया सम्मान योजना इन्हीं फैसलों में से एक है। यही नहीं, चौथी बार सीएम का पद संभालने के बाद हेमंत सोरेन राज्य को सजाने और संवारने में जुटे हैं। झारखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। यही नहीं, बड़े उद्योगपतियों को भी झारखंड में निवेश का न्योता दे रहे हैं। इसी के तहत हाल ही में देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। यानी क्षेत्रीय पार्टी का नेता होने के बावजूद हेमंत सोरेन का विजन ग्लोबलाइजेशन का है। बीच में हेमंत सोरेन को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए। जेल से बाहर आने के साथ ही अपने बुलंद इरादे की बदौलत विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर फिर से सत्ता की कमान संभाली और अब उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाल ली है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश की रिपोर्ट। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभालेंगे। 38 साल बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बदला है और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया गया। आपको बता दें कि पार्टी संविधान में संशोधन करते हुए एक नया पद लाया गया और उस पद का नाम था संस्थापक संरक्षक। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब उस पद को सुशोभित करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब पार्टी की जिम्मेदारी होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए हेमंत सोरेन के केंद्रीय अध्यक्ष बनने से। और इतना ही नहीं, संबोधित करते हुए महाधिवेशन को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की शुरुआत के साथ
तो अब हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभालेंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया गया है। 2 दिवसीय महाधिवेशन के आखिरी दिन इस बात पर मुहर लगी। न्यूज 11 भारत ने पहले ही दिखाया था कि हो सकता है कि इस बार केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन बने और यह बात पूरी तरह से सच हुई। न्यूज 11 भारत की खबर पर मुहर लगी और इतना ही नहीं, आज जब संबोधित कर रहे थे महाधिवेशन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो उन्होंने पार्टी के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ही हमारे मुख्य धरोहर है, हमारी मुख्य शक्ति है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और सागर कुमार जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़ गए। सबसे पहले प्रतुल जी का रुख कर लेते हैं। प्रतुल जी, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की अब कमान संभालेंगे। 38 साल बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बदला है। आयुष, अगर इसे आप सरल शब्दों में समझना चाहें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पार्टी के साथ, अब सरकार पे तो कब्जा था ही, सरकार और पार्टी पर एक साथ कब्जा कर लिया। अब आप देखिए, हमें लगा था कि झारखंड कल्याण की बातें होंगी महाधिवेशन में, लेकिन पूर्णतः परिवार कल्याण पर ये पूरी बातें सीमित रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास बहुत अच्छा मौका था कि वो चाहते तो किसी वरिष्ठ समर्पित ओबीसी, एससी या किसी दूसरे वंचित वर्ग से आने वाले सीनियर कार्यकर्ता को पार्टी का अध्यक्ष पद दे सकते थे। देखिए आयुष, मुख्यमंत्री का पद ऐसी भी बहुत जिम्मेवारियों से भरा होता है। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी के पास समय की कमी होती है। वो चाहते तो किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को ये पद दे सकते थे, फिर परिवारवाद का उन पर आरोप कम लगता। लेकिन देखिए, उनको विश्वास किसी पर नहीं था। सरकार पर काबिज थे और अब पार्टी पर भी काबिज हो गए। और देखिए कैसे है ना, कि हमें लगा था कि घुसपैठ पर चिंतन होगी और अधिकार पद पर बात होगी। देखिए, घुसपैठियों को तो आप जानते हैं 16%, आदिवासियों की आबादी 44% से घटकर 28% संथाल में हो गई, मुसलमानों की 9% से बढ़कर 23% हो गई 1951 से 2011 के बीच में। झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद को आदिवासियों की हितैषी पार्टी कहती है, तो हमें भी यकीन था कि जरूर घुसपैठियों की बात होगी और आदिवासियों के हित की बात होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इस घुसपैठ से आदिवासी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अफसोस, घुसपैठ पर एक शब्द चर्चा नहीं हुई। अधिकार पत्र जो इनका मैनिफेस्टो था, जिसके आधार पर इन्होंने चुनाव लड़ा, 10 लाख नौकरियों की बात की, महिलाओं को मैया सम्मान योजना के जरिए बात की, अधिकार देने की, लेकिन उस पर भी विवाद चल रहा है। उसकी संख्या घटती बढ़ती जा रही है। और जो स्वरोजगार के उन्होंने अवसर उत्पन्न करने की बात कही थी, किसानों को बिना गारंटी का लोन देने की बात की थी। इस अधिकार पत्र को, जिसके सहारे झारखंड मुक्ति मोर्चा दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुआ, आयुष, कोई चर्चा नहीं हुई कि कैसे इसे लागू कराएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा अब वही हश्र होने जा रहा है जो इनके 2019 का मैनिफेस्टो था, जो शायद निश्चय पत्र था। तो जो निश्चय पत्र में इनका निश्चय था, जो अनिश्चय बनकर रह गया, शायद अब अधिकार पत्र भी दूर की कौड़ी रहेगा। यहाँ के झारखंड की जनता को कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, सिर्फ तुष्टीकरण और परिवार पर केंद्रित रहा यह महाधिवेशन। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि उम्मीद कानून, जब उम्मीद कानून बना तो इस देश के गरीब मुसलमानों को एक आशा जगी कि जो वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, साहब 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा है। अब वो जो ट्रिब्यूनल में 10,000 मुसलमानों के मामले लंबित है, इसमें से अधिकांश गरीब मुसलमान है। अब उसको तो चैलेंज भी पहले नहीं किया जा सकता था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे, अब तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी प्रोविजन हो गया अमेंडमेंट के बाद। तो उम्मीद विधेयक से पूरे देश के गरीब मुसलमानों को उम्मीद है, देश की जनता को उम्मीद है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस अधिवेशन में अपने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का अपना उदाहरण देते हुए इस विधेयक के खिलाफ जो है वो संशोधन पास, मतलब एक प्रस्ताव पारित किया, जो कि पूर्णतः गैर कानूनी है। बिल्कुल बिल्कुल प्रतुल जी, हम आएंगे इन प्रस्तावों पर भी बात करेंगे, लेकिन आएंगे आपके पास तमाम बिंदुओं को, आपका उस पर भी हम जिक्र करेंगे और अब बारीकी से उस पर बातचीत होगी। तो फिलहाल अब जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में है। चर्चा जारी रहेगी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय 13वां महाधिवेशन संपन्न हुआ। महाधिवेशन के पहले दिन कई प्रस्ताव लाए गए और महाधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन कई अहम फैसले लिए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को बनाया गया और दूसरी तरफ दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया गया।
कई तरह के प्रस्ताव भी लाए गए। हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हम अपने गेस्ट पैनल से, अपने अतिथियों से एक बार फिर आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी जुड़ गए। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। प्रतुल शाहदेव का रुख करते। प्रतुल जी, आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी नहीं हुई थी। देखिए, मैं वही कह रहा था कि मुख्यमंत्री जी के पास बहुत ही शानदार अवसर था कि वो मुख्यमंत्री का दायित्व निभा ही रहे हैं। वो किसी साधारण कार्यकर्ता को इस पद पर आसीन करते, लेकिन जैसा हमने पहले भी आशंका जाहिर की थी कि कोई सोरेन परिवार का ही व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, और हुआ भी वही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी में आप ये नहीं बता सकते कि अगर हमारा अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा या हमारा अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। हमारे यहाँ साधारण कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऐसा नहीं होता, जबकि मुख्यमंत्री जी के पास बहुत अच्छा मौका था। आयुष, मैं बस वही समाप्त कर रहा हूँ, महाधिवेशन में जो 2 मुद्दों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, उस पे चर्चा नहीं हुई। 61 महीनों का जो झारखंड पुलिस के वेबसाइट पे आंकड़ा है अपराध का, वो 3,31,000 संज्ञेय अपराध हुए हैं। 3,31,000 कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिसमें 8,800 रेप केसेस हुए हैं, 8,200 मर्डर केसेस हुए हैं, 9,300 रैंसम के लिए किडनैपिंग केसेस हुए हैं। तो यह भयावह स्थिति है। लगभग 4.5 से 5 जघन्य अपराध, हत्या, रेप, बलात्कार, सबके अगर आप मिला दे तो 15 ऐसे केसेस रोज हो रहे हैं। तो इस पे चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि अब आप एक ट्रेंड देखेंगे आयुष की गांवों में पहले जहां नक्सलियों का तांडव हुआ करता था, अब वहां संगठित आपराधिक गिरोह कोयले के ट्रांसपोर्टेशन के साइट्स पे, कोयला के लोडिंग के साइट्स पे लगातार व्यापारियों को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरे जिस मुद्दे पे चर्चा नहीं हुई, वो चरम पर जो पहुंचा हुआ भ्रष्टाचार है। अब ब्लॉक में म्यूटेशन कराने से लेकर सचिवालय में फाइल मूव कराने तक आपको लगातार अपना जो है वहां उनका मुट्ठी को गर्म करना पड़ता है, तब फाइलें बढ़ती हैं। और साहब, कैसी संस्थाएं, ये कहते थे कि साहब प्रतिपक्ष के नेता नहीं, प्रतिपक्ष के नेता को तो अभी चुने हुए का पिछले सत्र में चुने गए थे वो, लेकिन अभी तक जो ट्रांसपेरेंसी वाली संस्थाएं हैं, वो सूचना आयोग की बात करें, जो मंत्रियों पर निगरानी रख सकती है, लोकायुक्त की बात करें, मानव अधिकार आयोग की बात करें, इन पर नियुक्ति नहीं हुई। पहले कहते थे साहब प्रतिपक्ष का नेता नहीं है। तो इन सारे मुद्दों पे हम अपेक्षा कर रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में चर्चा होगी, लेकिन नहीं हुई। फाइनली तुष्टीकरण की सारी पराकाष्ठा थी। उम्मीद कानून के खिलाफ इन्होंने प्रस्ताव पारित करके उन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े मुसलमानों के साथ छल किया, जिन 10,000 मुसलमानों का केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। अब उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत मिली है, उनके साथ छल किया गया है सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के कारण। और मैं डेमोग्राफी की बात कर चुका, इसे रिपीट नहीं करूंगा। कुल मिलाकर महाधिवेशन में एक ही चीज स्पष्ट हुआ कि जहां मुख्यमंत्री पहले सरकार पर काबिज थे, अब पार्टी पर भी काबिज हो गए। चलिए, अब कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, जहां एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए गए हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर कहना है कि हम सरप्राइज नहीं हुए हैं, ये तो तय था। परिवारवादी पार्टी और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि न सिर्फ सरकार को हाईजैक कर चुके हेमंत सोरेन, दूसरी तरफ अब पार्टी को भी हाईजैक करते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है, आज जो चुने गए हैं केंद्रीय अध्यक्ष श्री हेमंत सोरेन जी और शिबू सोरेन जी संरक्षण बनाए गए हैं जेएमएम का, तो सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी की ओर से और पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से हम उनको बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं कि दुष्म गुरु शिबू सोरेन जी ने इस राज्य के गरीब गुरबा शोषित पीड़ित दलित के लिए लगातार संघर्ष किया और इस राज्य को झारखंड राज्य स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए उनकी संघर्ष लगातार जारी रहा है, जिसके कारण उनको इस राज्य में एक दिसम गुरु का उनको संज्ञा दिया गया है, नाम दिया गया है। आदरणीय शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं श्री हेमंत सोरेन जी, जो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए सर्वांगीण विकास के लिए और इस प्रदेश के सभी लोगों के लिए चिंता करने वाले, चिंतन करने वाले, इस प्रदेश के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, शालीन हैं, सरल हैं, व्यवहार कुशल हैं और प्रशासनिक रूप से सख्त भी हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। हमारे साथी अपराध की संज्ञा गिरा रहे थे, आंकड़ा पता नहीं इनकी कितनी सच होती है। इनको पता होना चाहिए कि इनके पीएमओ में थे आपका चीफ इकोनॉमिस्ट अरविंद स्वामी सुब्रमण्यम जी, जिन्होंने कहा था कि मुझे दबाव बनाया जाता है आंकड़ा को प्रस्तुत करने के लिए, जिसके कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया था। अभी 7 दिन तक 23 लड़का लगातार यूपी में इनका बलात्कार करता रहा और पुलिस की इकबाल कहाँ था, पता नहीं किस रूप में उनका इकबाल था। झारखंड पुलिस के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कौन दबाव बना रहा है? अभी हमारी बात को पूरा करने दीजिए। तो लगातार जो था, आप तो यह भी बताइए ना
कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2022 इसलिए बंद कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने शासित प्रदेश है जहां पर उनकी शासन है वहां पर जितनी भी घटनाएं घटती है पर घंटा 85 अपराध होते हैं, सारा अपराध का आंकड़ा छुपाने के लिए 2022 से बंद कर दिया गया है। तो आप जो कथनी और करनी में आपका बहुत फर्क है आशीष जी, तो इसलिए ये स्पष्ट है इनका जो कहना, ये अपना कहते रहिए, अपना बात को देखिए, कुछ भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे। जनता ने हेमंत सोरेन पर विश्वास किया है, इंडिया गठबंधन पर विश्वास किया है, उनको पूर्ण बहुमत देने के काम किया है, और जो काम लगातार होना चाहिए वो लगातार होगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, काम आपको चारों बगल से मुख्य विकास दिखेगा आपको। और परिवारवाद की बात आई है तो आयुष में बता देता हूं, जसवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा जी है, ढुल्लू महतो का भाई शत्रुघ्न महतो जी हैं, आपका चंद्रप्रकाश चौधरी जी का भाई आपका रोशन चौधरी जी हैं, उनकी पत्नी है। तो आपका देख लीजिए कि पंकजा मुंडे की बेटी, गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी पंकजा मुंडे जी हैं, आपका यहाँ पर सुषमा स्वराज जी की पुत्री आपका बासु स्वराज जी हैं, राजनाथ सिंह की पुत्र पंकज सिंह जी हैं, और सबसे बड़ा जो बात है कि अमित शाह का पुत्र जो प्रधानमंत्री देश के कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं दूसरे पर परिवारवाद की बात करते हैं, तो जो पढ़ा लिखा लोगों को कहते हैं कि आप पकौड़ा बेचो, और जो अनपढ़ गंवार है, वो आपका बना हुआ है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मेन मालिक बनकर बैठा हुआ है। तो इनका जो कहना है परिवारवाद सबसे ज्यादा आप देखेंगे उठा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नहीं, अब आईसीसी के चेयरमैन हो गए हैं जी, अब आईसीसी के चेयरमैन हो गए, आपको पूरी जानकारी देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। पार्टी में आप देख लीजिए रामविलास पासवान जी आज हमारे बीच नहीं रहे, उनका भाई पशुपति पारस जी हैं, उनका बेटा चिराग पासवान जी है, उनका भाई प्रिंस पासवान जी है। तो एनडीए गठबंधन में तो सारा परिवारवाद है। आप सुदेश महतो जी को देख लीजिए, उनके और इर्द गिर्द आप देख लीजिए। तो कहने का आप सिर्फ आरोप जो लगाते हैं वो आरोप बिल्कुल तथ्यहीन है, साक्ष्यहीन आरोप है आपका। प्रतुल जी आएंगे आपके पास, 20 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड में आप बात पूरी करें। मैं कह रहा था परिवारवाद का डेफिनेशन भी अब बदलने लगा है। परिवारवाद वो होता है जब एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य मुख्य पदों पर काबिज होते रहे। आप देखिए सोनिया जी 19 वर्ष तक, एक बार 1998 से 2017 तक, फिर 2019 से 22 तक, 3 वर्षों तक, 22 वर्षों तक बिना चुनी हुई कांग्रेस के अध्यक्षा रही। आप देखिए लालू प्रसाद जी 27 वर्षों से राजद के अध्यक्ष है। उनके शायद ही कोई बालिग पुत्र पुत्री होंगे जो कि किसी न किसी समय मंत्री या सांसद विधायक नहीं रहे हों। और यही बात हेमंत सोरेन जी के परिवार में हो। मुझे लगता है माननीय बसंत सोरेन जी जो विधायक हैं, उनकी पत्नी को छोड़ दें तो परिवार का कोई बालिग सदस्य नहीं है जो कि किसी न किसी पद पर नहीं हो। बल्कि उड़ीसा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उसकी अध्यक्षा भी अंजलि सोरेन जी है। अखिलेश यादव के परिवार के 27 सदस्य जो है वो परिवार के विभिन्न पदों पर, माफ कीजिए, पार्टी के विभिन्न पदों पर और सांसद और विधायक है। तो इसे परिवारवाद कहते हैं। अभी कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता का मैं सुन रहा था कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2022 से बंद कर दिया डेटा। एक बार आप गूगल करके देख ले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2024 का भी डेटा रिलीज किया है, इसमें अपराध के आंकड़े भी हैं। तो ये बातें ना दर्शकों के सामने लाइव टीवी पे गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। इनका कहना था कि 2022 के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बंद हो गया, कोई डेटा नहीं आ रहा। साहब गूगल करके देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का 2024 तक का डेटा है, 2025 का डेटा तो महीने वाइज अपलोड होता है। और मैंने जो डेटा बताया 3,31,000 कॉग्निजेबल ऑफेंस का, वो तो झारखंड पुलिस की वेबसाइट से, क्या उसे भी हम अपलोड करते हैं? तो परिवारवाद का क्या डेफिनेशन होता है जब डीएमके जैसे दल में एक ही परिवार, स्टालिन, उनके पुत्र, बिल्कुल आएंगे प्रतुल जी आपके पास। सागर जी का रुख करते हैं, जनता दल यूनाइटेड से सागर जी हमारे साथ है। सागर जी, इस पर तो राय लेंगे ही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं हेमंत सोरेन, लेकिन जनता दल यूनाइटेड को कहीं ना कहीं राहत होती होगी ये सुनकर जब परिवारवाद का आरोप तमाम पार्टियों पर लगता है। लगता है आपकी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पर कभी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा। देखिए, आज इस परिचर्चा में आमंत्रित करने के लिए आपको बहुत आभार और सभी दर्शकों को मेरा जोहार। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है तो बेहद खुशी की बात है कि जनता दल यूनाइटेड परिवारवाद से बची हुई है और हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के तहत पार्टी का सारा कार्य होता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 38 साल के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाई और अब ये पूरी तरह से झारखंड सोरेन मोर्चा बन करके रह गई है। मुझे बहुत दुख होता है कि जिन लोगों ने शिबू सोरेन जी के साथ झारखंड अलग राज्य का आंदोलन किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को
सत्ता में लाने तक का संघर्ष में जिन्होंने गुरुजी का साथ दिया, वैसे लोग आज हाशिए पर है। उसमें आप स्टीफन मरांडी जी को बोलिए, मथुरा महतो जी हैं, और हमारे चंपाई सोरेन जी। चंपाई सोरेन जी तो खैर अब भारतीय जनता तो पार्टी में आ गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा में, लेकिन हाँ। उनकी भी कड़ी मेहनत रही थी 38 सालों के बीच, वो भी थे। बिल्कुल चंपाई सोरेन जी का भी बड़ा योगदान रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा में। और हेमलाल मुर्मू जी हमारे हैं, कई ऐसे नेता हैं जिन्हें पहले सरकार से किनारे कर दिया गया और सरकार के बाद अब उनको पार्टी से भी किनारे करने का काम किया गया। और आप देखे होंगे कि जो अधिवेशन हुआ उसमें एक भी विषय ऐसा नहीं था जो झारखंड के हित में हो, झारखंडियों के हित में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। 13वां अधिवेशन था, 13 मिनट के लिए भी झारखंड के विकास के लिए, झारखंडियों के लिए, यहाँ के आदिवासी के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए कोई चर्चा नहीं की गई। हम लोगों ने एनडीए की तरफ से 2-3 प्रस्तावों की मांग की थी, जनता दल यूनाइटेड की ओर से हमने परिसीमन का समर्थन करने की बात की थी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठ के विरोध में और वक्फ कानून के समर्थन में प्रस्ताव पारित करने की बात की गई थी, लेकिन कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। और जो प्रस्ताव पारित किया गया वक्फ कानून के विरोध में और परिसीमन के विरोध में, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, दिग्भ्रमित करने वाला है। क्योंकि देश की संसद से जब पास हो गया कोई विधेयक, उसके बाद अगर आप उसको राजनीतिक प्रस्ताव में ला करके उसका विरोध कर रहे हैं तो ये कहीं से संवैधानिक नहीं है, गैर कानूनी है। आर्टिकल 82 में यह बात कही गई है कि हर 10 वर्षों में जनगणना होगी और जनगणना के बाद परिसीमन होना है, उसका भी आप विरोध कर रहे हैं। ये समझ के परे है कि जो ऑलरेडी इस देश में जो कानून है, जो नियम है, उसके विरोध में आप प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। एक और बेहद सागर जी एक और बेहद जरूरी जिस बात का जिक्र लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक के तमाम राजनीतिक दल के नेता करते हैं, जातीय जनगणना को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया गया है। जातीय जनगणना को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया है। आपने पिछले 5 साल से आपकी सरकार है, आपने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराया? बिहार में तो हमने जातिगत जनगणना कराकर दिखाया कि नहीं दिखाया? आपने 27% पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव पारित किया। पिछले 5 वर्षों से आप क्या कर रहे थे? आपके पिछले ही बार मैनिफेस्टो में था कि हम ओबीसी का आरक्षण 27% बढ़ाने का काम करेंगे, और अब आप उसको फंसा दिया आगे ले जाकर के और फिर प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो देखिए भोली भाली जो जनता तो राजभवन पर आरोप लगा देते हैं सत्तारूढ़ दल के नेता। ये सरकार को करना था, आप राजभवन में भेज करके उसको फंसाए हैं। ये सरकार को करने का काम करना था, राजभवन में आपने क्यों भेजा इसको? ये तो सरकार को करना था। और एक अंत में और एक बात मैं कहना चाहूंगा, परिवारवाद की बात कांग्रेस पार्टी के हमारे सुनील जी बोल रहे थे, तो मैं इनको थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में और लोग अन्य पार्टी में परिवारवाद की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की ओर भी जरा देखना चाहिए। सोनिया गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी जी की बहन प्रियंका गांधी जी, राजेंद्र सिंह के पुत्र अनूप सिंह जी के भाई कुमार गौरव जी, सुबोधकांत सहाय जी के भाई सुनील सहाय जी के सुबोधकांत सहाय जी की बेटी यशस्विनी सहाय जी, तमाम ऐसे लंबे फेहरिस्ट हैं हमारे पास। जी बिल्कुल, झारखंड कांग्रेस में तो है परिवारवाद की आपका परिकाष्ठा आपके पार्टी में चल रही है, लेकिन आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। ये कहीं से हमको समझ में नहीं आ रहा है। पहले अपनी पार्टी में भी तो देखिए। चलिए बिल्कुल, चलिए आपको चीज बता दूं, आएंगे प्रतुल जी आपके पास आएंगे। फुरकान अंसारी जी के बेटे इरफान अंसारी जी, बिल्कुल देखिए परिवारवाद की परिवारवाद का आरोप जब लगता है तो कांग्रेस के बारे में जब बात होती है, लंबे फहरिस्त विपक्षी दलों की ओर से सामने रखा जाता है। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेता तो बधाई दे रहे हैं हेमंत सोरेन को और कहना है कि अनिश्चित तौर पर जिनके नेतृत्व में इतने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, उम्मीद है सबको कि पार्टी भी उतनी खूबसूरती से वो संभालेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो महाधिवेशन में जो जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उन तमाम प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन संपन्न हुआ। 2 दिवसीय महाधिवेशन में कई प्रस्ताव पारित किए गए और कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाना, दिशुम गुरु शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाना और साथ ही और कई मुद्दे हैं जिस पर बातचीत हुई। हम भी उन्हीं विषयों पर चर्चा करें। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। प्रतुल जी देखिए, हम चर्चा करेंगे उन प्रस्तावों के बारे में जिसका जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन यह बात भी तो सच है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ही नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने चुनाव लड़ा, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, तो पार्टी उन पर क्यों भरोसा ना जताए? पार्टी के केंद्रीय समिति उन पर भरोसा क्यों ना जताए? देखिए, बिल्कुल भरोसा जताना चाहिए और हम भी मानते हैं मुख्यमंत्री जी को दोबारा प्रचंड बहुमत मिला। आज सांसद महुआ मांझी जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि सिर्फ हेमंत सोरेन जी के कारण महागठबंधन 56-57 सीटों पर पहुंची। तो
दूसरे दलों की क्या स्थिति और क्या सोचती है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके बारे में ये सांसद महुआ मांझी जी के बयान से स्पष्ट हो जाता है। खैर चलिए, ये बड़ी परिचर्चा है, इसमें हम बात करें कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का कितना सारा दायित्व होता है, वो पूरे राज्य के मुखिया होते हैं, कई विभाग भी हैं उनके विकास उनके प्रायोरिटी पे होता है सबसे। तो मुख्यमंत्री जी चाहते तो इस समय एक अनुकरणीय उदाहरण पेश कर सकते थे, किसी एससी समुदाय से, किसी ओबीसी समुदाय से, या उन तमाम वंचित समुदायों से किसी को प्रदेश माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा का बना के एक नजीर पेश कर सकते थे जो परिवारवाद का उनके ऊपर लगता था। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते और पूरे तरीके से या फोकस कर पाएंगे पार्टी पर? देखिए, यही व्यक्तिवादी पार्टियों पर होता है। क्या होता है ना कि जब व्यक्ति शीर्ष पे होता है ना, कहते हैं ना पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो मुख्यमंत्री जी को अब शायद शीर्ष पर पहुंचकर अपने परिवार के बाहर किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं, शायद भाई पर भी विश्वास नहीं है, तभी तो वो मुख्यमंत्री भी खुद बन गए और जो केंद्रीय अध्यक्ष है उसका पद भी उन्होंने ले लिया। मैं एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट सुन रहा था, आपने अभी जातिगत जनगणना की बात की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी ने नहीं रोका जातिगत जनगणना से। वो क्यों? क्योंकि सेंट्रल कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में पिछले वर्ष ही यह निर्णय ले लिया था कि सारे राज्यों को यह स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो अपने अपने राज्यों में जो जातिगत जनगणना है वो करा सके। तो मुख्यमंत्री जी को किसने रोका है? लेकिन कार्मिक विभाग को जिम्मेवारी तो सौंप दी गई है ना। नहीं तो क्या चीज की जिम्मेवारी? जातीय जनगणना को लेकर। अरे अब देखिए, आपको याद है ओबीसी की जब जनगणना की बात हो रही थी ट्रिपल टैक्स को लेकर, उस समय कितना नाटक हुआ था। अगर कोई सिंह है या कोई पटेल है या कोई महतो है तो अब उसकी जाति का अंदाज लोग लगाकर उसके जाति भर रहे थे फॉर्म। कितनी बार अखबारों में छपा, आपने अपने चैनल पर दिखाया कि जातिगत जनगणना के नाम पर ओबीसी की जो जनगणना हुई वो महज एक आईवॉश था। और हमें लगता है एक बड़ा षड्यंत्र था कि ओबीसी की जनगणना को, ओबीसी के जो प्रतिशत है जनजाति में, माफ कीजिएगा जातियों में, उसे कम दिखाने की कोशिश। आप टेलीफोन पे जातिगत जनगणना करेंगे साहब, आपको डोर टू डोर घूमना चाहिए था और पता करना चाहिए था कि ओबीसी की क्या वास्तविक जनसंख्या है। तो हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री जी इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? अब तो 5.5 वर्ष हो जाएंगे उनको सत्ता में, जातिगत जनगणना कराने के लिए केंद्रीय कैबिनेट उनको खुली छूट देकर रखी है। हाँ, इस जातिगत जनगणना से बड़ी चीजें स्पष्ट भी होंगी जो हम बार बार कहते हैं। 1951 और 2011 के सेंसस के बीच में संथाल में जो आदिवासियों की जनसंख्या है वो 44% से घटकर 28% हो गई और मुसलमानों की जनसंख्या इसी कालखंड में 9% से बढ़कर 23% हो गई। तो ये कैसे संभव है साहब? कोई दुनिया का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस कदर नहीं हो सकता कि कोई जाति या कोई धर्म के लोग 14% एक्सप्लोड कर जाए 60 वर्षों में और दूसरे आदिवासी समूह का जो जनसंख्या वो 16% गिर जाए। आप जातिगत जनगणना कराएंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि किस तरीके से आदिवासियों की जनसंख्या कम होती जा रही है। और फाइनली आयुष, जो जातिगत जनगणना कराने से मुख्यमंत्री जी को परहेज नहीं करना चाहिए क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से वो वाकिफ होंगे। तो हमारा पूरा समर्थन है साहब, आप जातिगत जनगणना कराइए। मुख्यमंत्री जी, आपको किसने रोका है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी को किसने रोका? एक पॉइंट और, जो मंत्री हफीजुल हसन साहब ने बयान दिया था, जो संविधान उनके लिए बाद में आता है, शरीयत पहले आता है और उसके बाद उनका स्पष्टीकरण भी आया, तो इस मुद्दे पे भी चर्चा करनी चाहिए थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने महाधिवेशन में एक निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए था क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी उसी संविधान की रक्षा का शपथ लिया है जिसको हफीजुल हसन साहब ने आपके संवाददाता सिद्दीकी साहब को पहले कहा था कि मेरे लिए पहले शरीयत है और उसके बाद संविधान है। और सिर्फ देखिए, सिर्फ हफीजुल हसन की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस के नेताओं या अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष से भी हम कल बात कर रहे थे, उन्होंने भी मानने से इनकार किया। उन्होंने भी मानने से इनकार किया। और आयुष, कितनी आश्चर्य की बात है कि भाई शमशेर आलम जी की नियुक्ति उसी बाबा साहब के संविधान के जो प्रावधान है उसके तहत हुई है जिसके तहत वो अल्पसंख्यक ये एक अलग विषय है, अध्यक्ष पर बने हुए और लेकिन उनके लिए संविधान और शरीयत बराबर है। चलिए इसको लेकर चर्चा होगी और आप लोगों ने जो प्लान किया उसके बारे में भी हम बाद में बातचीत करेंगे। जो आपकी तैयारियां हैं, आगे रणनीति है आपके इस मसले को लेकर, उस पर भी बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। देखिए, एक गंभीर आरोप लगाया गया है राज्यसभा सांसद महुआ मांझी के बयान को कोट करते हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी ने यह कहा है कि अगर हेमंत सोरेन नहीं होते तो इतनी बड़ी प्रचंड जीत नहीं होती। तो कर सकता हूं जी बिल्कुल, प्रचंड जीत नहीं होती। तो क्या सिर्फ हेमंत सोरेन सेंट्रिक गठबंधन रह गया था? ये क्या कांग्रेस या फिर आरजेडी की बातों को दरकिनार किया जाता था? आयुष जी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो बताए हैं या महुआ मांझी जी ने जो कही है, तो मैं पहले आता हूं कि इन्होंने कहा कि किस तरह से हेमंत सोरेन जी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं या केंद्रीय अध्यक्ष बने हैं।
तो कार्य समिति का जो अंतिम निर्णय हुआ उसके तहत तो बने हैं, जबरदस्ती नहीं बने हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 दिन का उनका कार्य समिति का बैठक चला था और समिति से उनको केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कार्यकाल 1 साल पहले खत्म हो गया था, लेकिन उनको लगातार बना के रखे हुए भारतीय जनता पार्टी। तो क्यों बना के रखे हुए? अगर बहुत ज्यादा इनको संविधान के बारे में जो बताते हैं तो ये जो है सब आज आरएसएस बीजेपी में क्या चल रहा है पूरा देश जानता है। और भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगाती है, पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र और स्वतंत्रता वहां पर है। अपने अब कहीं भी कुछ नहीं है, इनका दिखावा सिर्फ होता है। और मोदी जी, अमित शाह जी जिसको चाहते हैं वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। सिर्फ कठपुतली का वो काम करता है और काम मोदी जी और अमित शाह जी का होता है। तो बार बार इस तरह की बातें कहना, अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी आपका गिनती गिना दे रहे, भाई यह भी तो बताइए कि पंडित नेहरू जब तक जीवित रहे उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया, कोई सदस्य नहीं आया। इंदिरा गांधी जी जब तक देश की प्रधानमंत्री रही उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं आया। राजीव गांधी जी जब तक राजीव गांधी जी रहे, नहीं, इस बात को मैं खारिज करूंगा। क्या इंदिरा गांधी जी को जीवित रहते उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं आया? सुनील जी बिल्कुल नहीं। संजय गांधी क्या थे? सुपर प्राइम मिनिस्टर क्या थे? आपके कहने से सुपर प्राइम मिनिस्टर थे, आपके कहने पार्टी के भीतर सक्रिय सदस्य नहीं थे, बिल्कुल नहीं। पार्टी के भीतर सक्रिय सदस्य नहीं थे, वो उन्हें निर्णय लेने की जिम्मेवारी न सांसद थे न सदस्य, उन्हें क्या निर्णय लेने का अधिकार नहीं था पार्टी के भीतर? आयुष जी न सांसद थे न सदस्य थे। भारतीय जनता क्या उन्हें पार्टी के भीतर निर्णय लेने का अधिकार नहीं था? इस बात को बस बता दीजिए हाँ या ना। कि उस परिवार का क्या त्याग है इस देश में, इस गुलाम भारत को आजाद कराने में। 10 साल पंडित नेहरू जेल में रहे थे, कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहे थे। किसने रहा था? पंडित नेहरू रहे थे। पंडित नेहरू की माता लाठी से घायल, उनका देहांत हुआ था। अब यह भी बताना चाहिए लोगों को। तो आप खाली चर्चा करेंगे जब तक राजीव गांधी जी जीवित रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, 91 में उनकी हत्या होती है, तब तक उस परिवार का एक भी आदमी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी कोई नहीं अपनाया। तो आप जो इस तरह की आरोप लगाते हैं, आरोप जो लगाते हैं, अमेठी से सुन लीजिए सुनील जी, अमेठी से सांसद थे संजय जी, इंदिरा गांधी के जीवित रहते और सुपर प्राइम मिनिस्टर, ये डिटेल है। पार्थ सारथी ने अपनी किताब में रखा है कि उनकी मां डरती थी। संजय गांधी जो चाहते थे वो होता था। मोदी जी से पूरा देश डरता है, मोदी जी से पूरा भारतीय जनता पार्टी डरता है, अमित शाह से पूरा भारतीय जनता डरता है। जितना भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और अमित शाह जी का जो गुंडागर्दी है, जो उनकी तानाशाही है, जो उनका तानाशाही है, उनका पूरा देश को मोदी जी अमित शाह बनाए हुए हैं। आपने लगातार डरा के रखे हुए देश को, देश को जिस तरह से मोदी जी अमित शाह डरा के रखे हुए हैं। बात करते हैं संजय गांधी जी को कि इंदिरा गांधी जी डरती थी, तो कैसे तीसरी बार सरकार बन गई? क्या डर के कारण वोट दिया पब्लिक ने? अमित शाह से पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी या किसी नेता का हिम्मत है कि दोनों के सामने खड़ा हो जाए, दोनों के सामने अपनी बात रख दे। तो हम वही बता रहे हैं। सांसद थे अमेठी से। अब ठीक है, आप बात बोल रहे हैं तो मान रहे हैं आपकी बात को, स्वीकार। चलिए ठीक है, प्रतुल जी उन्होंने मान लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। चल ठीक, स्वीकार हमारी जानकारी में नहीं, स्वीकार। चलिए कोई बात नहीं। लेकिन राजीव गांधी जब तक जीवित उनके परिवार कोई सदस्य नहीं रहा। तो हम कह रहे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर राहुल गांधी जी 3,09,000 से रायबरेली से जीते हैं और बाइनाइट से 3,60,000 जीते हैं और देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री 1,50,000 से बनारस से जीते हैं, तो आप 14-19 के आंकड़ों पर बात क्यों नहीं करते? बताना कौन कितना लोग 2014 और 2019 के चुनाव परिणाम की बात आप क्यों नहीं करते? मैं परिवारवाद इसलिए नहीं मानता हूँ कि लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने, मतदाताओं ने वोट दिया है, छोड़ दिया का काम किया। इसलिए आप छटपटाइए नहीं, आप छटपटाइए, लोगों ने वोट दिया, भारतीय लोगों ने। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के बारे में बात नहीं हो रही, बात हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में। लौटते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पर। परिवारवाद का ठीक है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर बातचीत नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लौटते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लौटते हैं जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लौटते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर देखिए तमाम तरह के कयास लग रहे थे और उम्मीद कार्यकर्ताओं की भी रहती है ना कि अगर हमने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है तो हो सकता है महाधिवेशन में हमारे लिए कुछ होगा, उनके लिए कुछ नहीं रहा। झारखंड की जनता उम्मीदें लगाई बैठी हुई थी, हमारे लिए कुछ होगा, कुछ नहीं रहा। सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी जो बात हो रही थी स्पष्ट तौर पर उस पर हाँ एक प्रस्ताव जरूर पारित हुआ है कि आंदोलनकारियों के परिजनों को, उनके आश्रितों को 1-1 लाख रुपया पार्टी देगी। इसको लेकर आप बता दीजिए कि जनता के हित के बारे में एक भी प्रस्ताव था? सुनील जी आपसे ही सवाल है। आयुष जी, पार्टी की और जेएमएम का कार्य समिति का बैठक था, झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये प्रश्न ही आपका गलत है, बिल्कुल नहीं। कैसे गलत है? समझाए, विस्तार से बताए कैसे गलत है? बिल्कुल, कार्य समिति वक्फ कानून का विरोध करेंगे, ये पार्टी का
चुनने वक्फ कानून का विरोध करेंगे, ये पार्टी का हो जाएगा, ये सरकार का नहीं होगा। परिसीमन का विरोध करेंगे, वो पार्टी का हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, ये हो जाएगा। संविधान संशोधन करेंगे, पार्टी का वो हो जाएगा। लेकिन जनता के बारे में सवाल होगा तो वो कैबिनेट की बैठक नहीं थी। कार्यकर्ता के द्वारा जो भी बात रखा गया है आयुषी, मैं बताया कि कैबिनेट का निर्णय होता है विकास पर किसी मुद्दे पर। हमारे साथी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में 27% ओबीसी का आरक्षण समाप्त करने का काम किया और 14% देने का काम किया। 14% उन्होंने 27% आरक्षण देने का काम किया। तो हमारा, जब आपको पता, हमारे जदयू के साथी बता रहे थे भाई, पूर्व के कैबिनेट में जो 2019 से 24 का कैबिनेट था, उसी कैबिनेट में हमारे मुख्यमंत्री ने 27% ओबीसी का आरक्षण के लिए कैबिनेट से पास आउट करके भेजने का काम किया। राज्यपाल के वहां पर रखा हुआ है, पड़ा हुआ, उस पर कोई भी निर्णय लेने का वो काम नहीं करें। अब पुनः एक बार भेजने का काम किया है उसी। चलिए चलिए, कई तरह के आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। हालांकि बातचीत नहीं थी, इस पर भी बातचीत हुई। चलिए, राजनीतिक बातचीत है तो अलग अलग राजनीतिक दलों के बारे में, अलग अलग राजनेताओं के बारे में बातचीत होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रस्तावों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यह कोई कैबिनेट की बैठक नहीं थी। चले, हम भी मानते हैं कि कैबिनेट की बैठक नहीं थी। क्या जनहित को लेकर बातचीत नहीं हो सकती थी पार्टी अधिवेशन में? क्या कार्यकर्ताओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, इस पर बातचीत नहीं हो सकती थी? सिर्फ एक परिवार को लेकर बातचीत हुई है, यह गंभीर आरोप लगाया गया है विपक्ष की ओर से। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन संपन्न हुआ। केंद्रीय अध्यक्ष बनाए गए झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन। चर्चा इसको लेकर हो रही है, कई तरह के गंभीर आरोप लगे। हम जनता दल यूनाइटेड का रुख कर लेते हैं। सागर कुमार जी हमारे साथ है। सागर जी, देखिए, एक विशेष पॉइंट पर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फोकस किया है और लगातार पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता इस बात पर फोकस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री पूंजी निवेश के लिए उद्योगपतियों को झारखंड में बुलाने के लिए विदेश जा रहे हैं। विदेश दौरा ये बहुत खास होने वाला, तो झारखंड के लिए तो सोच रहे हैं मुख्यमंत्री। सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन झारखंडियों के लिए भी सोचें। इसके लिए बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ उद्यमियों की कमी नहीं है और झारखंड में, और हमारा देश इतना बड़ा है, भारत में उद्यमियों की कमी नहीं है। हाल में ही गौतम अडानी जी का दौरा झारखंड में हो चुका है। तो अगर आपको इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करना है तो आप झारखंड के और भारत के अंदर बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको एनवायरनमेंट देना होगा, आपको यहाँ पर वो सुविधाएं देनी होंगी, लेकिन वो आपकी सरकार तो कर नहीं पाएंगी, क्योंकि आपके टोटल अधिकारी, सरकार के जितने भी अधिकारी हैं सभी भ्रष्ट लोग हैं। कोई ये नहीं चाहता है कि यहाँ पे अच्छे उद्योग आए, यहाँ का विकास हो, यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ें। इन सभी से किसी को कोई मतलब नहीं है। कैसे हम शराब में घोटाला कर दें, कैसे हम माइंस में घोटाला कर दें, कैसे हम कोयला में, पत्थर में घोटाला कर दें, यही एक सूत्री कार्यक्रम है यहाँ के अधिकारियों का, और जिसमें लोग सुबह से रात तक लगे रहते हैं जी। दूसरा बात, अधिवेशन पर आ जाते हैं। मुख्य मुद्दा हम लोग का अधिवेशन ही था, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा कि 1 मिनट भी, जो हफीजुल अंसारी जी ने जो इतनी बड़ी बात कही, जो संविधान का जो उन्होंने अपमान करने का काम किया, उसमें 1 मिनट भी इनके अधिवेशन में कोई चर्चा नहीं हुई। और चर्चा तो दूर की बात है, एक निंदा का प्रस्ताव भी पारित नहीं हुआ। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए था, उनसे इस्तीफे की मांग करनी चाहिए थी, और अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनको बर्खास्त करना चाहिए था। राज्यपाल महोदय को अनुशंसा भेजनी चाहिए थी कैबिनेट से उनको बर्खास्त करने के लिए। लेकिन चूंकि एक ही अल्पसंख्यक चेहरा उनके पार्टी में है, इसलिए उन्होंने इसकी हिमाकत नहीं की। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का उतना हिमाकत नहीं कर पाए होंगे कि वो कोई कार्रवाई कर सके। और जो महुआ मांझी जी ने जो बयान दिया कि हेमंत सोरेन जी के चलते 56 सीटें आ गई, इसका मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उनका कोई इकबाल नहीं है, उनका कोई महत्व नहीं है और उनका कोई जलवा नहीं है। जो 56 सीटें आई है पूर्ण रूप से हेमंत सोरेन जी के चेहरे पर आई है। तो जो इतने लोग, जो राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी के और आरजेडी के, जो तेजस्वी जी आ रहे थे और तमाम जो नेता आ रहे थे चुनाव के समय में, उन सभी को एक सिरे से उनकी लोकप्रियता को और उनकी प्रासंगिकता को महुआ मांझी जी ने नकार दिया है। हेमंत सोरेन जी को ही उन्होंने पूरे श्रेय दिया है इस जीत का। तो इस पर भी मैं चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अपनी बातों को रखेंगे तो इस पर भी अपना प्रकाश डालेंगे कि भाई आखिर महुआ मांझी जी के बात से वो सहमत है कि नहीं है। और एक पॉइंट और मेरा, जो अभी केंद्रीय अध्यक्ष पार्टी के बन गए हैं हेमंत सोरेन जी, और चलिए ठीक है बने हैं तो हम लोग उनको बधाई दे रहे हैं, लेकिन देखिए आयुष, बहुत आसान नहीं है सरकार और संगठन एक साथ चलाना। नीतीश कुमार जी भी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उन्होंने यह कहते हुए इस्तीफा दिया था पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से कि सरकार और संगठन
दोनों का कार्य एक साथ संभाल पाना मेरे लिए संभव नहीं है, व्यस्तता काफ़ी हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि पार्टी का कार्य, संगठन का कार्य पार्टी के कोई दूसरे नेता देखें और मैं सरकार का काम देखूंगा। और फिर उन्होंने आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया, फिर उसके बाद ललन सिंह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया गया था, और अभी संजय झा जी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का काम किया गया। तो मुख्यमंत्री जी ने जो सर में अपना ताज बैठाया है और सरकार के भी ताज उनके सिर पर है, तब वो कैसे सामंजस्य बैठाएंगे, पार्टी और सरकार को कितना वो तरक्की और प्रगति दे पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, पार्टी और सरकार को कितना, यानी झारखंड वासियों को कितने तरक्की तक पहुंचा पाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। प्रतुल जी कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं कह रहा था ना कि मुख्यमंत्री जी को एक शानदार उदाहरण पेश करना चाहिए था किसी समर्पित कार्यकर्ता को। मैं फिर से दोहरा रहा हूं अपनी बातों को कि बैठाकर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के पद पर, लेकिन उन्होंने नहीं किया। देखिए, ऐसे आम आदमी पार्टी को भी कंफ्यूजन था जब वो 2 चुनाव जीत गई थी पूर्ण बहुमत से। एक बार तो कांग्रेस के साथ भी सत्ता में वो आई थी, जिनको वो पानी पी पी कर गालियां दिया करती थी। तो आम आदमी पार्टी के भी अरविंद केजरीवाल का आपको वो फेमस बयान याद होगा कि इस जन्म में तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली से कोई हरा नहीं सकता, और बड़े बेआबरू होकर तेरे कुछ से निकले हम सनम। तो यही हश्र होने वाला है झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी। आप कितने दिन तक आदिवासी मूलवासियों को शक्ति देने के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर ठगते रहेंगे, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो कहेंगे जाइए सुअर चलाइए, सुगर से सुअर पालिए, मुर्गी पालिए। ये सोच को बदलना होगा साहब। झारखंड का गठन मैं बार बार कहता हूं आदिवासी मूलवासियों को हक दिलाने के लिए, राजनीतिक सत्ता दिलाने के लिए हुआ था, लेकिन एक परिवार पे यह सत्ता केंद्रित हो, ये उचित नहीं। और देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इमरजेंसी पर डिस्कशन हो रहा था, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पे। तो शिबू सोरेन जी अंडरग्राउंड हो गए थे इमरजेंसी के समय में, जिस समय संजय गांधी ने रेन ऑफ टेरर चला कर रखा था, नसबंदी कराई थी लाखों लोगों की, जबरन पकड़ पकड़ कर कितने लोगों की मौतें हो गई थी इन्फेक्शन से। 1,50,000 राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, जिसमें जेएमएम के कार्यकर्ता भी थे, उनको मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। आज जेएमएम उन्हीं की गोदी में बैठी हुई है। 12 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई थी मीसा कानून के तहत इसी इमरजेंसी के दौर पे। शिबू सोरेन जी लंबे समय तक जंगलों की खाक छानते रहे, और आज चलिए कन्वीनियंस की राजनीति के कारण सबको भूल गए। तो ये जो प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात होती है, कांग्रेस के मुंह से तो कभी शोभा नहीं देती, क्योंकि देश के इतिहास में एक ही बार सिविल लिबर्टीज को, और जो आदमी के फंडामेंटल राइट्स थे, और जो प्राइम मिनिस्टर के पास ड्रैकोनियन पावर्स थे, वो इमरजेंसी के समय दिया गया था। लौटते हैं आज के महाधिवेशन में, कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुई है साहब। हम तो पहले से कह रहे थे आयुष आपके चैनल में बैठकर कि जो अगला केंद्रीय अध्यक्ष होगा उसका टाइटल सोरेन होगा, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आज पैनलिस्टों को कि कोई बता दे कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, उसका टाइटल सिर्फ बता दे, उसका नाम बता दे, नाम भी छोड़िए टाइटल बता दीजिए। बीजेपी का जो अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा उसका भी नाम और टाइटल बता दीजिए। ये कहेंगे जिसको अमित शाह जी चाहेंगे, जिसको प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, वही होगा साहब। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति से अभी भी हमारे मंडल स्तर का चुनाव पूरा हो गया, अब जिला समितियों के चुनाव होंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। 10 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 28 राज्यों में जैसे ही 14 राज्य पे पहुंचेंगे उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। तो हमारे यहाँ तो चुनाव होता है साहब। आपके यहाँ मनोनयन के आधार पर सोनिया जी 19 वर्षों तक रही, एक टर्म, फिर 3 वर्षों तक दूसरे टर्म, 22 वर्षों तक रही। तो आपके यहाँ तो प्रजातंत्र और इसकी बात करना बेकार बात है। और मोतीलाल नेहरू जी से, स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू जी से जो श्रृंखला शुरू होती है, वो तो राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा तक अभी तक चालू है। और रॉबर्ट वाड्रा को आपने देखा, आज तो सोनिया गांधी जी पर और राहुल गांधी जी पर चार्जशीट दाखिल किया गया ईडी की कोर्ट में। जज ने गंभीर टिप्पणियां की कि किस तरीके से एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड और नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा घपला की बू आ रही है, और आज ईडी ने चार्जशीट किया। और रॉबर्ट वाड्रा को आपने देखा, वो इस तरीके से रोड से जा रहे थे, मान लीजिए कोई जलसा में शामिल होने जा रहे साहब, वो ईडी ने उनको सम्मन किया था, एक अक्यूज के तौर पर उनको बुलाया था। और वो चूंकि अब कांग्रेस का, वो कहते हैं ना कि कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के परिवार के वो दामाद है, तो वैसे सीना ठोक कर जा रहे थे कि साहब ये तो बड़ी साधारण सी बात है कि हमको ईडी ने सम्मन किया। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, वो ईडी ने एक लंबा चौड़ा चार्जशीट किया है आदरणीय सोनिया गांधी जी पे और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पर, और यह सिद्ध किया है कि किस तरीके से कानून का उल्लंघन करके, कानून के पेचीदगियों का उल्लंघन करके फायदा उठाकर इन लोगों ने 5 लाख की कंपनी से 5,000। चलिए, बिल्कुल वक्त की पाबंदी है प्रतुल जी। कई गंभीर आरोप आपने कांग्रेस पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाए। एक बेहद जरूरी सवाल आपने पूछा, उसका जवाब लेंगे, फिर वक्त गवाए कांग्रेस का रुख कर लेते हैं।
प्रतुल शाहदेव का आरोप है कि हमने पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि जो भी केंद्रीय अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के बनेंगे वो कोई ना कोई सोरेन परिवार से होंगे, यानी उनका सरनेम सोरेन होगा। एक सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, ये कांग्रेस पार्टी प्रेडिक्ट कर देती तो अच्छा होता। भारतीय जनता पार्टी को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि मोदी जी और अडानी के साथ संबंध क्या है। आपका अडानी जी और मोदी जी का तो हेमंत सोरेन और अडानी जी के बीच क्या संबंध है? वो मुलाकात तो हुई उन्होंने थी। कांग्रेस पर जो आरोप लगाया, केन्या में मोदी जी ने अडानी जी को एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम दिलवाया और केन्या के लोगों ने भारी विरोध किया और उनको यह पता है कि अडानी भ्रष्ट है और वहां पर विरोध किया और उनको वापस आना पड़ा। आपको पता है कि श्रीलंका जो सरकार डिसमिस हुआ था, वहां के पावर अच्छा, मिनिस्टर ये बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष और अडानी जी में क्या संबंध है? वहां के पावर मिनिस्टर ने दोनों पॉइंट को एक जगह ले आए। आयुष जी, हमारी बात को सुना जाए, हमारी बात को। बिल्कुल। वहां के पावर मिनिस्टर ने जब मंत्री इस पद से हटे तो कहे कि मोदी जी के दबाव में मैंने इनको काम देने का काम किया पावर का श्रीलंका में। तो आपको अमेरिका ने इनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट निकाला हुआ है। और जब राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता लोकसभा में 19 दिसंबर 2024 को इस बात की प्रमुखता से उठाने का मांग करते हैं, आपका ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बात जांच की मांग करते हैं, तो मोदी जी क्या करते हैं? उनके 140 सांसद भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र की हत्या करते हुए और राहुल गांधी जी को लोकसभा में घुसने नहीं देते हैं और अपने सांसदों को घायल बात तो आप भी नहीं मानते। अपने सांसदों को घायल करके और अनुराग ठाकुर जाकर दिल्ली थाने में एफआईआर करते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी चाल और चित बताने का काम करेगी। और इन्होंने बता रहा था इमरजेंसी का, तो सवाल नहीं उठाया। इमरजेंसी के बाद जब चुनाव होता है भारत में तो कांग्रेस को 315 सीट लोगों ने देने का काम करता है। इमरजेंसी हार गए। मैं क्या बोला कि 79 पहला चुनाव था इमरजेंसी के बाद। अपने फैक्ट को सही करें। कभी कहेंगे संजय गांधी कुछ पता नहीं थे। 77 में पहला इलेक्शन हुआ इमरजेंसी। जी बिल्कुल। आप 77 का चुनाव हारे थे यार। बिल्कुल जी 77 का चुनाव हारे थे। कांग्रेस साफ हो गई थी। जी आगे बात पर आ रहे। क्या हुआ? 2 साल के बाद 315 इमरजेंसी के बाद कितना सीट आया? और 2 साल के बाद 77 में क्या हुआ था? चुनाव होता है। 1977 में क्या हुआ था? 2 साल की सरकारें थी। उसके बाद में कांग्रेस साफ। उसके बाद क्या हुआ? 315 सीट। 2014 से 400 सीट क्या हुआ? 400 सीट का नारा चलिए बिल्कुल वक्त की पाबंदी है सुनील जी। वक्त की पाबंदी है। चलिए जिस सवाल का जवाब हमने पूछा, जो सवाल हमने पूछा उसका जवाब खैर नहीं मिला। वक्त की पाबंदी, हम जनता दल यूनाइटेड का रुख कर लेते हैं। एक आखिरी फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहेंगे सागर जी। सवाल इसी को लेकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा महाधिवेशन, केंद्रीय अध्यक्ष और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक बनाना। सारी बातें तो पहले भी हमने कह दिया है। और एक अधिवेशन में एक बात आई कि अपना एक्सपेंशन करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। जी बिल्कुल। और बिहार में भी चुनाव लड़ेगी, ऐसा सुनने में मिला है। हमको लगता है कि बहुत अच्छा चुटकुला आज हम लोगों को सुनने को मिला और इसे हम कहेंगे कि चुनाव तो पिछली बार भी पार्टी लड़ी थी। जोक ऑफ द डे हम इसको कह सकते हैं। इसके पहले भी बंगाल में चुनाव लड़ने की बात हेमंत सोरेन जी किए थे और क्यों चुनाव नहीं लड़े, ये उनसे जाकर के पूछना चाहिए कि आप चुनाव लड़ने की बात कहे थे और क्यों नहीं लड़े। और साहब, कौन जानता आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा को? झारखंड के बाहर कौन जानता है? कितने लोग जानते हैं? जो आप नेशनल एक्सपेंशन की बात अपनी कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से एक इंडी गठबंधन के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप करने के लिए ये इस तरीके के लोग बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत कोई चिंता करने की बात नहीं। जोक ऑफ द डे, देखिए प्रतुल जी, वक्त की पाबंदी है। कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, उन्होंने तमाम तरह की बातें कही, किसी व्यक्ति, किसी इंडस्ट्रीज के ऊपर तमाम तरह की बातें। बिल्कुल, देखिए वक्त की पाबंदी है। प्रतुल जी और सुनील जी, देखिए कई ऐसे विषय हैं जिस पर और भी बातचीत करनी बाकी है और कई और दिन है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और आज महाधिवेशन संपन्न हुआ है। महाधिवेशन को लेकर तमाम तरह के बातचीत हुए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन को केंद्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर अब देखना यह है कि पूरे मामले को लेकर सियासत कितना गर्माती है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर एक बार फिर आपके बीच आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 11 भारत, नमस्कार। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।